तो दोस्तों 4 से 6 मार्च के बीच में सेडमेक का भी आईपीओ ओपन होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रेंथ, इसके रिस्क फैक्टर एंड इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आईपीओ तो बहुत सारा आ रहा है, बट काफ़ी कम ही आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एज यूजुअल दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। तो अगर बात करें दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बनाने का काम करती है। मतलब अगर सिंपल में समझे तो इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड इवन इंडस्ट्रियल यूज जैसे जनरेटर में ब्रेन की तरह काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट फेल हो जाए तो पूरा जो सिस्टम है वो बंद हो सकता है। एंड इसीलिए इस कंपनी जो प्रोडक्ट है वो इन सब इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मायने रखता है। बात करें कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में, तो ISG ECU जो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर में यूज होता है उसमें इस कंपनी का लगभग 35% के आसपास मार्केट शेयर है, जबकि जेनसेट कंट्रोलर में वही कंपनी का 70 to 75% के आसपास मार्केट शेयर है। वही मार्केट शेयर के अलावा अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो मोबिलिटी सेक्टर से इस कंपनी को वही लगभग 85% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। जबकि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इस कंपनी को वही लगभग 15% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों पिछले 1 से 1.5 साल में कंपनी जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड इवन कंपनी के रेवेन्यू में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर FY23 से FY24 के बीच में देखते हैं तो इस सेम ईयर में कंपनी के रेवेन्यू में तो आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगा, जबकि अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए या फिर अगर आप कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे पिछले 1 से 1.5 साल में कंपनी के प्रॉफिट में एंड इवन कंपनी के रेवेन्यू में आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, पिछले 2 से 4 साल का व्यू देखा जाए, तो उसमें आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी का ROE ऑलमोस्ट 20%, ROC ऑलमोस्ट 32% एंड डेट टू इक्विटी वही ऑलमोस्ट 0.17 के आसपास है। यानी कंपनी का ROE एंड ROC आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा एंड कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस IPO के लिए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल तो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, या फिर ये कंपनी अपना IPO हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है, तो इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके लिस्टेड पीर के साथ कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए हम लोग अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में बात करें तो सेडमेक का पी रेशियो वही लगभग 62 के आसपास है, जबकि बॉस का पी रेशियो लगभग 51 के आसपास है, जेएफ कमर्शियल का पी रेशियो लगभग 62 के आसपास है, सोना BLW का पी रेशियो लगभग 53 के आसपास है एंड सेफलर का पी रेशियो वही लगभग 64 के आसपास है। हालांकि दोस्तों पी रेशियो के मुकाबले में अगर एक बार आप अर्निंग पर शेयर पे नज़र डालते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर केवल और केवल 21 रुपये या फिर 22 रुपये के आसपास है। जबकि अगर आप बॉस का अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो 683 रुपये के आसपास है, जेएफ कमर्शियल का अर्निंग पर शेयर लगभग 242 रुपये के आसपास है, सोना BLW का 9-10 रुपये के आसपास है, जबकि सेफलर का अर्निंग पर शेयर आपको 60 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर को देखते हुए इसके पी रेशियो को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि ये जो कंपनी है 21 से 22 रुपये की अर्निंग पे लगभग 60 के पी रेशियो पे अपना IPO लेके आ रही है, जबकि वही बॉस 683 की अर्निंग पे केवल और केवल 52 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यानी इससे तो हमें क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है कि ये जो कंपनी है अपना IPO काफ़ी एग्रेसिव वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी कंपनी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। इन्वेस्टर्स के लिए आगे इस IPO में कुछ भी नहीं बचा हुआ है एंड यही कारण है दोस्तों कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर इस IPO की डिटेल के बारे में बात करें तो ये IPO 4 से 6 मार्च के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 1287 रुपये से लेकर 1352 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए पर शेयर पे 128 रुपये का छूट भी रखा गया है। बात करें IPO के टोटल इशू साइज के बारे में, तो ये जो IPO है वो 1087 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर पर सेल रहेगा। यानी इस IPO के जरिए ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी पूरा का पूरा जो पैसा है
वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी इस कंपनी में पहले से जो ईयरली इन्वेस्टर्स थे, जो पहले इस कंपनी में पैसा लगाए थे, वो अभी इस आईपीओ के जरिए अपना माल बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है इस आईपीओ के लिए। यानी आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा प्रमोटर के पास जाने वाला है। आपके पैसे से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 11 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,872 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो जी हाँ, रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% के आसपास कोटा रखा गया है, जबकि एचएनआई के लिए इस आईपीओ में वही लगभग 15% के आसपास कोटा रखा गया है। यानी अगर फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें, तो फिलहाल दोस्तों ग्रे मार्केट में इसका कोई डिमांड नहीं चल रहा है, इसलिए इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए तो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का कंडीशन आप देख ही सकते हैं। इजराइल ईरान वार की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है एंड कंपनी के वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस आईपीओ में कोई हमें लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। जबकि अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी के रिस्क एंड कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो नो डाउट कंपनी के जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक ठाक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं ईवी के एडॉप्शन से कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा एंड ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में आपको एंट्री बैरियर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, जो प्रोडक्ट ये कंपनी डेवलप करती है, उस सेक्टर में, उस बिजनेस में ये जो कंपनी है वो क्लियरली एक मार्केट लीडर है। बट वहीं इन सारे स्ट्रेंथ के पीछे कंपनी के पास कुछ मेजर रिस्क भी है, जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पहला अगर मेजर रिस्क के बारे में बात करें, तो कंपनी का 70 to 80% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो आपको टीवीएस मोटर्स से देखने को मिल जाएगा। यानी किसी एक क्लाइंट पे इतना डिपेंड होना किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर टीवीएस मोटर्स कल को अपना सप्लायर चेंज कर दे या फिर टीवीएस मोटर्स के डिमांड में कोई हमें कमी दिखे, तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपको इस कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर पर सेल है एंड जबकि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई रखा गया है। इसलिए फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए ना ही मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूं एंड ना ही इस आईपीओ में अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूं। आखिरकार मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी होगी, तो अगर लिस्टिंग पे ये हमें डिस्काउंट में मिलता है तब हम लोग वहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इस आईपीओ के साथ जा सकते हैं। बट अभी के लिए बात करें तो ना तो मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, ना ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों, आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस आईपीओ के रिगार्डिंग अभी भी कोई क्वेरी हो आपका, तो वो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक 4 मार्च को ही रेवा डायमंड आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने उस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके उस आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं।